ड्रामा की शुरुआत एक महिला यी जू से होती है। वो अपनी फैमिली का एक पोर्ट्रेट पेंट करती दिखती है क्योंकि वो किसी महत्वपूर्ण मौके की तैयारी कर रही होती है। उसे खुद ये पेंटिंग ज्यादा अच्छी नहीं लगती और वो सोचती है कि शायद उसके घर वाले इसकी कद्र नहीं करेंगे। फिर भी रेडियो पर होस्ट उसे सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि इशारा भाव ही मायने रखता है। थोड़ी ही देर बाद ये जो की सास जुक फोन करती है और उसकी ननद या सिस्टर इन लॉ सीह कॉल ट्रांसफर कर देती है। जॉ सुक जो मेहमान आने की उम्मीद कर रही होती है ये जो से कहती है कि सब तैयार कर लो, मेहमान आने वाले हैं। ये जो मदद के लिए सीही की ओर मुड़ती है पर सीही मना कर देती है और येजू को सब अकेले ही संभालना पड़ता है। वो खाना बनाती है, घर साफ सुथरा करती है और सब कुछ व्यवस्थित करती है, मगर जब मेहमान आते हैं तो वे प्रभावित नहीं होते। उसकी सास उसके पकवान से नाखुश होकर उसे फटकारती है कि क्यों बाहर से खाना ऑर्डर नहीं किया। मेहमान चले जाने के बाद जोक येजू पर दबाव डालती है कि वो अपने पिता को राजी कर ले ताकि उसके पति सियाक को परिवार के बिजनेस में ऊंचा पद मिल जाए। ये जो जिद करती है कि उसके पति को अभी अपनी नौकरी पसंद है, पर जॉ सुक उसे नादान कहकर टाल देती है। अपने माता पिता के घर जाते हुए येजू को अपनी सास की बात याद आती है। उसने बताया था कि उसकी बहन यूरा संभवतः सियोग से शादी कर सकती है जो उसी कंपनी का सीईओ है जहां सियाक काम करता है और सियाक को ऐसे किसी शख्स के अधीन काम करने में बुरा लग सकता है। ये जो जब अपने माँ बाप के घर पहुंचती है ताकि पोर्ट्रेट उन्हें दिखा सके तो न तो उसकी माँ और न ही उसकी बहन घर पर मिलती हैं। वो ऑफिस कॉल करती है और मैनेजर जेवान से पता चलता है कि वे एक अहम कंपनी इवेंट में हैं। वे बताते हैं कि एक दस्तावेज वो घर पर भूल गए हैं और उनसे मदद मांगते हैं। ये जो गैलरी पहुंचती है और सीह्योक को कॉल करती है लेकिन वे नहीं उठाते, इसलिए वो उनके ऑफिस को कॉल करती है। थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, एक फैसला जो उन्होंने उससे छुपा रखा था, और ये जो हैरान रह जाती है क्योंकि उन्होंने उसे इस बारे में बताया तक नहीं था। इवेंट में अंततः ये जो अपनी माँ योंगी पर पोर्ट्रेट पेश करती है लेकिन बदले में उसे तुच्छ और अपमानजनक बातें सुनने को मिलती हैं। योंगी ठंडे स्वर में याद दिलाती है कि एक शादीशुदा औरत की जगह उसके पति के साथ होती है और उसकी बहन यूरा उस अपमान पर हंस पड़ती है। हालांकि जब एक क्लाइंट यीजू की आर्टवर्क देखती है तो वो उसकी वास्तविकता से हैरान रह जाती है और पेंटिंग की सटीकता की तारीफ करती है। योंगी जो मौके की नजर पहचानती है यीजू से कहती है कि उसकी पेंटिंग एक गैलरी के स्टोरेज रूम में मुफ्त रखी जाती हैं, जबकि दूसरे पेंटर्स इसके लिए पैसा देते हैं क्योंकि यीजू परिवार की है। वो उसे कहती है कि आने वाले चैरिटी इवेंट के लिए और अधिक रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बनाओ। भोली भाली और अपना परिवार अभी भी ऊंचे स्थान पर समझने वाली यीजू सहमति दे देती है। बाद में डोगुक उसकी पेंटिंग को नकली कहते हुए निंदा करता है, पर इससे पहले कि वो जवाब दे पाए यूरा सीह्योक के साथ आ जाती है और यूरा अचानक यीजू की पेंटिंग की तारीफ करने लगती है। सीह्योक उसे चुप रहने के लिए कहता है, जिस पर यूरा तंज भरे अंदाज में पूछती है कि क्या वो सच में अपनी बहन से प्यार करता है। वो यीजू के प्यार दिखाने के तरीके का भी मजाक उड़ाती है, उसकी मोहब्बत के अंदाज पर ताना मारती है। जब यूरा का बॉयफ्रेंड डोगुक यीजू के साथ खड़ा होता है तो यूरा बदले में सीह्योक के पास जाकर घुल मिल जाती है, जिससे यीजू और डोगुक दोनों ही शर्मिंदा हो जाते हैं। उदास यीजू थोड़ा हटकर डोगुक से टकराती है और जब वे बात करते हैं तो वो उस पर सीधे तौर पर उसकी भोली स्वभाव की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसका परिवार के प्रति समर्पण एक तरफा है। थोड़ी ही देर बाद वो देखती है कि सीह्योक यूरा के साथ अजीब सा खिलखिलाकर हुल्लड़ कर रहा है जो उसे और भी असहज कर देता है। उस पल में रुकावट तब आती है जब एक क्लाइंट यीजू की वो पेंटिंग देखना चाहती है जिसे नीलामी के लिए रखा गया है। जवान पहले उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन बाद में मान जाता है। जैसे ही वो वहां से निकलता है क्लाइंट यीजू का ध्यान भटकाती है, जबकि उसके साथ आया हुआ एक आदमी चुपके से पेंटिंग को ध्यान से जांचता है। थोड़ी ही देर बाद चैरिटी ऑक्शन शुरू होता है। वही पुरानी क्लाइंट उच्चतम बोली लगाती है, लेकिन पेंटिंग खरीदने के बाद वो सबके सामने योंगी को थप्पड़ मार देती है और उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा देती है। वो कंपनी पर इल्जाम लगाती है कि वे मशहूर कलाकारों की नकली पेंटिंग्स बेच रहे हैं और इसके ठोस सबूत भी दिखा देती है। अब योंगी के ऊपर गिरफ्तारी का साया मंडरा रहा होता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने के बजाय वो सब दोष यीजू पर डाल देती है। अकेले में वो यीजू से कहती है कि वो इस मामले की जिम्मेदारी खुद ले ले और वादा करती है कि बाद में उसे बचा लेगी। इस धोखे से हिल चुकी यीजू वहां से दूर चली जाती है ताकि खुद को संभाल सके। चलते चलते वो सीह्योक को यूरा से अपने प्यार का इजहार करते हुए सुन लेती है। ये बात उसे अंदर तक तोड़ देती है। हिम्मत जुटाकर वो उसे बात करने जाती है, लेकिन सीह्योक उसे तलाक के कागज थमा देता है और कहता है कि वो उसे बता नहीं वाला था। दिल टूट जाने के बाद येजू गैलरी से बाहर निकल जाती है। ड्राइव करते हुए उसकी माँ का फोन आता
रहता है। वो चाहती है कि येजो इस पूरे घोटाले की जिम्मेदारी ले। बात बढ़ ही रही होती है कि तभी येजो का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करते हैं और योंग ही और यूरा को उसकी हालत की सूचना दी जाती है, लेकिन जब कोई नहीं देखता, योंग ही निर्दयता से येजो का लाइफ सपोर्ट बंद कर देती है। जैसे ही येजो आखिरी बार होश में आती है, योंग ही अपने असली मन की बात कहती है कि उसने कभी येजो को पसंद नहीं किया। वो कहती है कि भले ही उसने उसे गोद लिया था, लेकिन उसके दिल में उसके लिए कोई ममता नहीं थी। जाते जाते वो येजो से कहती है कि अगली जिंदगी में इतनी अच्छी मत बनना। फिर वो जीवान को कहती है कि मशीन फिर से चालू कर दे। मौत से चिपकी येजो रोते हुए एक आखिरी दुआ करती है, दूसरा मौका मिले ताकि वो अपनी किस्मत बदल सके और बदला ले सके। चमत्कार होता है, उसकी दुआ कबूल हो जाती है। वो जागती है और उसे एहसास होता है कि वो 1 साल पहले के समय में लौट आई है। उसके कलाई पर एक हल्की चमक वाला 1 साल का टाइमर भी दिखता है। जब वो और सीह्योक शादी की ड्रेस खरीदने जाते हैं तो वो पहले की तरह बेवकूफ बनने से इनकार कर देती है और फैसला अपने हाथ में ले लेती है। वो नाटकीय तरीके से उनकी सगाई तोड़ देती है। यहीं से उसके दूसरे जीवन की शुरुआत होती है। ये जो सीह्योक से कहती है कि उसे पता है कि वो यूरा से प्यार करता है और वो अपनी शादी की ड्रेस में एक बड़ा सा चीर लगाकर वहाँ से चली जाती है। सीह्योक स्तब्ध रह जाता है क्योंकि वो झूठ नहीं बोल सकता। घर लौटकर ये जो अपनी माँ से कहती है कि वो अब शादी नहीं करेगी, पर कोई उसकी बात सुनता नहीं। वो अपने कमरे में जाती है और थोड़ी देर बाद सीह्योक के साथ वापस आती है, जो योंग ही से कहता है कि वो शादी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो बहाना बनाता है कि काम की वजह से व्यस्त था और ये जो पर बोझ डालना नहीं चाहता था, लेकिन ये जो साफ कह देती है कि वो उससे शादी करने में अब बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। सीह्योक बार बार कहता है कि शादी को बस कुछ समय के लिए टाल दें, लेकिन ये जानते हुए कि वो यूरा से प्यार करता है, ये जो और भी दृढ़ हो जाती है और कहती है कि उनके बीच कोई भविष्य नहीं। इसी दौरान ये जो सुन लेती है कि यूरा अपनी माँ से कह रही है कि वो डोगुक से प्यार करती है और उसे शादी करना चाहती है। परिवार से बदला लेने के लिए दृढ़ निश्चयी यूजू एक बड़ा फैसला करती है। वो खुद डोगुक को हासिल करेगी क्योंकि उसे पता है कि इससे यूरा का दिल टूट जाएगा। बिना समय गंवाए वो अपनी दोस्त सुजिन के पास जाती है, जो एक पत्रकार है। उसका इरादा है कि सुजिन के जरिए वो यूरा से पहले डोगुक से मिल सके। सुजिन उसे डोगुक के परिवार, तेजा परिवार के बारे में बताती है और समझाती है कि येजू के लिए डोगुक का ध्यान खींचना बहुत मुश्किल होगा। ये जो कहती है कि यूरा ने उसे हासिल कर ही लिया था, तो वो क्यों नहीं कर सकती। लेकिन सुजिन बताती है कि वो सब योंग ही की बदौलत हुआ था। सुजिन फिर तेजा परिवार की महिलाओं के बारे में बताती है। डोगुक की दादी मैडम ली तय, जो एक कारपेंटर थी और उसी से उन्होंने कंपनी खड़ी की। फिर है चावन हुआ, डोगुक की माँ, जो कभी अपनी सास को आखिरी बात नहीं कहने देती। और फिर डोना, डोगुक की बहन, जो काफी सन की मानी जाती है। सुजिन उम्मीद करती है कि ये सुनकर ये जो अपना मन बदल देगी, पर ये जो और भी गंभीरता से पूछती है कि दूसरा कारण क्या है। सुजिन बताती है कि डोगुक बहुत परेशान करने वाला इंसान है, लेकिन ये जो फिर भी अपना इरादा नहीं छोड़ती। वो सुजिन से कहती है कि पता करे यूरा डोगुक से कहाँ मिलने वाली है। उसे बस 10 मिनट चाहिए उसे अपने तरफ करने के लिए। अगले दिन तय योजना के अनुसार ये जो डोगुक से मिलती है, ठीक उससे पहले जब वो यूरा से मिलने वाला होता है, वहाँ वो उसे एक चौंकाने वाला प्रस्ताव देती है। वो उससे शादी करने के लिए कहती है। कुछ ही पलों बाद यूरा वहां पहुंचती है और अपनी बहन को डोगुक के साथ देखकर हैरान रह जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, डोगुक एक और झटका देता है। वो घोषणा करता है कि वो येजू से शादी करने का इरादा रखता है। गुस्से से कांपती यूरा बेबस होकर देखती रह जाती है, जबकि डोगुक येजू को उसके सामने ही होटल के कमरे में ले जाता है। कमरे में पहुंचते ही येजू सीधे मुद्दे पर आती है। वो डोगुक से कहती है कि उसे पता है कि उसकी दादी तभी उसे तेजा ग्रुप का सीईओ बनाएंगी जब वो शादी करेगा। वो साफ साफ अपनी शर्तें बताती है। शादी के बाद उनके पैसे अलग रहेंगे, वो जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी जी सकता है और जरूरत पड़े तो वो तलाक के लिए भी तैयार है। उधर गुस्से से उबलती हुई यूरा सिन्होक को होटल के नीचे बुलाती है और बताती है कि ये जो डोगुक के साथ कमरे में चली गई है। पहले तो सिन्होक इस पर विश्वास नहीं करता, पर धीरे धीरे शक उसके मन में घर कर लेता है और वो येजू की सफाई सुनने का इंतजार करता है। वो और यूरा लगातार येजू को कॉल करते हैं, लेकिन येजू दोनों के कॉल अनदेखा कर देती है। यूरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और सिन्होक से कहती है कि आखिर उसने क्या किया कि येजू इतनी बदल गई है। रात बढ़ते बढ़ते येजू की भावनाएं बिखर जाती हैं। वो नशे में टूट जाती है और डोगुक के सामने रोने लगती है। उस कमजोर पल में दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और डोगुक उस पल में पूरी तरह उससे प्रभावित हो जाता है। अगली सुबह येजू उठती है तो खुद को डोगुक के बगल में बिस्तर पर पाती है। वो चुपके से निकलने से पहले एक नोट छोड़ देती है कि वो उससे फिर संपर्क करेगी।
घर लौटते ही उसके सामने यूरा, योंगी, सेयाक और जिनवोंग खड़े मिलते हैं। बिना किसी झिझक के ये जो कहती है कि वो डोगुक के साथ सो चुकी है और अब इस पूरे तमाशे को खत्म किया जाए, लेकिन जवाब में उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। कमरे में उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब उसे एक कैदी की तरह कमरे में बंद रखा जाता था। वो फिर वैसा जीवन नहीं चाहती। वो अपना फोन उठाती है और इंटरनेट पर खोज करती है। उसे याद आता है कि उसने सुजिन से कहा था कि होटल में उसकी और डोगुक की तस्वीरें ले और अखबार में छपवा दे ताकि सब पक्का हो जाए, लेकिन उसे ऐसी कोई खबर नहीं मिलती। ये जो सुजिन को कॉल करती है, सुजिन बताती है कि डोगुक की टीम ने उसकी इमेज बचाने के लिए वो पोस्ट हटवा दी है। तभी मैनेजर जीवान कमरे में घुसकर उसका फोन छीन लेता है और कहता है कि वो हार मान ले। उधर डोगुक अपने परिवार को बताता है कि उसने फैसला कर लिया है, वो हनवाल परिवार की बड़ी बेटी से शादी करेगा। ये जो अपने परिवार की कैद से भागना चाहती है और मौका देखकर खिड़की के बाहर से गुजर रही एक छोटी लड़की से फोन उधार लेती है। वो तुरंत डोगुक को कॉल करती है, लेकिन जैसे ही वो फोन लौटाती है, योंगी उसे पकड़ लेती है और बुरी तरह डांटती है। इसी बीच अचानक डोगुक पहुंच जाता है और ये सब देख लेता है। वो तुरंत जिनवोंग के पास जाता है और औपचारिक रूप से येजू का हाथ मांगता है। जिनवोंग हाँ कर देता है और डोगुक तुरंत येजू को वहाँ से ले जाता है। बाद में वो उसे खाना खिलाने ले जाता है। पहले वो रेस्टोरेंट जाते हैं, लेकिन डोगुक देखता है कि येजू खाने में दिक्कत महसूस कर रही है। वो पूछता है कि क्या बात है। येजू बताती है कि वो इस तरह का खाना नहीं खा सकती, वो सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर से मिलने वाला पैक्ड खाना खाती है। डोगुक बिना सवाल किए उसे एक पार्क में ले जाता है जहां दोनों नूडल्स खाते हैं। वहीं ये जो पहली बार अपना दिल खोलती है और रोते हुए बताती है कि उसे कभी घर में जहर दिया गया था, इसलिए वो किसी के बनाए हुए भोजन पर विश्वास नहीं कर पाती। वो ये भी कबूलती है कि वो बदला लेना चाहती है, इसी वजह से उसने उससे शादी करने का फैसला किया। लेकिन डोगुक नाराज नहीं होता, बल्कि वो फूल तोड़कर उसे शादी का प्रस्ताव देता है, एक बेहद नरम और अनोखे अंदाज में। भारी दिल लेकिन दृढ़ इरादे के साथ येजू हाँ कर देती है और दोनों एक किस के साथ उस पल को पक्का करते हैं। अगले दिन येजू इसी किस के बारे में सोचते हुए उठती है। तभी सुजिन फोन करके बताती है कि अखबार में येजू और डोगुक की किस वाली फोटो छपी है और इसे हटाया नहीं गया है। तभी येजू समझती है ये सब डोगुक की ही योजना थी। उधर डोगुक का मैनेजर, जो उसका साला भी है, पूछता है कि क्या फोटो हटवाई जाए, लेकिन डोगुक बेपरवाही से कहता है कि कोई चिंता की बात नहीं। घर पहुंचते ही येजू की गोद ली हुई माँ योंगी एक पल भी बर्बाद नहीं करती और मुसीबत खड़ी करने लगती है। वो बड़े आत्मविश्वास से कहती है कि डोगुक का परिवार कभी भी उनकी शादी को मंजूर नहीं करेगा, लेकिन ये जो बेपरवाह होकर परिवार को आश्वस्त करती है कि वो उन्हें अपने पक्ष में कर लेगी। योंगी फिर पूछती है कि दोनों परिवारों की पहली मुलाकात कब होगी, जो ये जो खुद इस बात से उलझन में होती है, कहती है कि वो डोगुक से पूछकर बताएगी। उसी रात डोगुक अपने असिस्टेंट बोन जे को भेजकर येजू को अपने घर बुलाता है, जहां वो उसके लिए खाना बनाता है। खाना खाते समय वो देखता है कि येजू थोड़ी हिचक रही है, इसलिए वो खुद अपने प्लेट से खाकर उसे भरोसा दिलाता है कि खाना बिल्कुल सुरक्षित है। येजू बताती है कि उसे पता है कि अखबार में छपी खबर उसी ने डलवाई थी। वो मान लेता है और कहता है कि उसने ये इसलिए किया ताकि येजू उस समझौते से पीछे न हट सके। येजू कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। तब डोगुक उसे उनका शादी संबंधी समझौता दिखाता है। येजू इस समझौते में एक शर्त जोड़ने को कहती है, दोनों परिवारों की एक आधिकारिक मुलाकात। डोगुक बिना झिझक के ये बात मान लेता है। इसके बाद वो येजू से कहता है कि वो उसके साथ रहने चले आए, क्योंकि एक बेस कैंप यानी एक घर की जरूरत होगी जहाँ से वो सब संभाल सके। पहले येजू हिचकिचाती है, लेकिन डोगुक उसे अपने फ्लैट का पूरा टूर कराता है और एक कमरा दिखाता है जिसमें उसके लिए बहुत सारी चीजें पहले से रखी होती हैं। रात खत्म होने से पहले येजू वहाँ रहने के लिए तैयार हो जाती है। उधर कंपनी में कुछ सहकर्मी डोगुक की शादी वाली खबर पर चर्चा करते हैं। एक महिला बताती है कि सिएह्योक भी जल्द शादी करने वाला है। तभी बोन जे को अचानक एहसास होता है कि दोनों पुरुष सिएह्योक और डोगुक येजू से शादी करना चाहते थे। सिएह्योक गुस्से में सहकर्मियों को झूठी खबरें फैलाने के लिए डांट देता है। इसी दौरान सिएह्योक की बहन सेही एक दुकान में यूरा से मिलती है। यूरा पूछती है कि क्या वे येजू को मनाकर सिएह्योक से शादी करवा सकते हैं। सेही कहती है कि यूरा बहुत अच्छी बनने की कोशिश कर रही है। वो एक महंगे पर्स पर नजर टिकाए रहती है जब तक कि यूरा कह नहीं देती कि वो उसे खरीद देगी। उसी दुकान में डोगुक की बहन सियो डोना भी होती है। उसका पति बोनजे उसे येजू के बारे में अपनी जानकारी देता है। दिलचस्पी से भरी डोना आगे बढ़कर यूरा और
सेही से पूछती है कि क्या येजू हाल ही तक किसी और से सगाईशुदा थी। सेही जल्दी से हाँ कर देती है और यूरा समझाती है कि येजू सेह्योक के भाई से सगाईशुदा थी और उनका पिता उनके परिवार का ड्राइवर था। यूरा आगे कहती है कि ये जो मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और हमेशा खुद को पीड़ित दिखाती है क्योंकि वो गोद ली हुई है। वो येजू की बुराई करने में लगी रहती है जब तक कि डोना तंग आकर कह नहीं देती कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि यूरा जैसी लड़की की बहन इतनी घटिया निकलेगी। डोना कहती है कि उसे तो लगा था कि यूरा की बहन उसकी तरह होगी, एक ऐसी महिला जो किसी भी हालत में अमीर आदमी को पकड़ने के लिए लड़ पड़े। यूरा हैरान रह जाती है और खुद की सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन डोना उसे छोड़कर चली जाती है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ अपने निर्णय पर भरोसा करती है। इसी बीच जूक, सिंघियों की माँ, येजू को रोककर कहती है कि उन्हें बात करनी चाहिए। येजू मना कर देती है, लेकिन जूक के जिद करने पर वो साफ कहती है कि वो उसकी जिंदगी को निचोड़ना बंद करे। ये सुनकर जूक भड़क जाती है। वो येजू के बाल खींचते हुए पूछती है कि उसे उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। येजू अचानक उसे धक्का देकर अलग कर देती है। तभी सेही आती है, जोर जोर से बोलकर राहगीरों का ध्यान खींचते हुए येजू को नीचा दिखाती है और कहती है कि येजू ने अमीर आदमी के लिए उसकी शादी तोड़ी। ये पूरा नाटक असल में योंगी की योजना होता है। जेवान चुपके से इसका वीडियो बना रहा होता है। बाद में येजू अपने दादा हान वुंजी से मिलने नर्सिंग होम जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते, चाहे वो कितनी भी बार खटखटाए। जेवान बाद में योंगी को रिपोर्ट करता है कि उसने नर्सिंग होम के स्टाफ को कह दिया है कि अगर येजू फिर परेशान करे तो पुलिस बुला ले। इसके बाद येजू अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुजिन से मिलती है, जो उसे तेजा परिवार को प्रभावित करने के तरीके बताती है। उसका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए डोगुक की माँ यानहुआ। सुजिन सलाह देती है कि उसे यानहुआ की प्रतिष्ठित कुकिंग क्लास में दाखिला लेना चाहिए। सुजिन की सलाह मानकर येजू क्लास ज्वाइन करती है। क्लास खत्म होते ही उसकी अनपेक्षित मुलाकात यानहुआ से हो जाती है और वो उसे कॉफी के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वहाँ सिर्फ येजू नहीं बल्कि यूरा भी आती है और दोनों बहनों के बीच बातचीत गर्म होने लगती है। ठीक उसी समय डोगुक अंदर आता है और बिना वक्त गंवाए येजू को अपने साथ ले जाता है। कार में येजू उससे कहती है कि वो उसे अपने घर ले चले। वहाँ पहुंचकर दोनों ड्रिंक करते हैं, हल्के फुल्के होते हैं और ये बात करते हैं कि कैसे अपने परिवारों को मनाएं कि वो सच में प्यार में है। कुछ देर बाद येजू असहज महसूस करती है और डोगुक से घर जाने को कहती है क्योंकि वो अपने माता पिता के घर पर ठहरा हुआ है, लेकिन वो याद दिलाता है कि उसने शराब पी है और गाड़ी नहीं चला सकता। रात में येजू सो नहीं पाती और चुपके से अपने कमरे से निकलकर देखने जाती है कि डोगुक ठीक है या नहीं। वो पाती है कि डोगुक किसी बुरे सपने में उलझा हुआ है। वो उसके पास बैठी रहती है, सोचती हुई कि ऐसा कौन सा दर्द है जो उसे इस तरह परेशान करता है। अगली सुबह एक अनपेक्षित मेहमान आता है, यानहुआ। वो येजू और डोगुक को एक साथ देखकर चौंकती है, लेकिन किसी तरह का हंगामा करने के बजाय वो बेहद शांत ढंग से स्थिति को स्वीकार कर लेती है। वो कहती है कि वो इतनी आधुनिक है कि ऐसी बातों को नजरअंदाज कर सकती है। उसे ज्यादा हैरानी इस बात की होती है कि डोगुक इतना शोर होने के बावजूद आराम से सो रहा है। वो जाने को मुड़ती है, लेकिन जाने से पहले येजू से कहती है कि दोनों परिवारों की मुलाकात जल्द से जल्द तय करे। येजू बिना देर किए अपने परिवार को जानकारी देती है। जिनवोंग व्यस्त होने के बावजूद इस मुलाकात के लिए तुरंत समय निकाल लेता है। योंगी नखरे के साथ कहती है कि उन्हें तेजा परिवार जैसी ऊंची हैसियत दिखानी होगी और ये भी कि मैडम ली तेजा वहाँ मौजूद होंगी, लेकिन येजू तुरंत अपने दादा हान वुंजी को कॉल करती है। वे जिनवोंग से बात करते हैं और कहते हैं कि वे इस शादी का समर्थन करते हैं। योंगी हैरान रह जाती है और सोचती है कि आखिर येजू वुंजी से बात कैसे कर पाई। फ्लैशबैक। नर्सिंग होम में एक नर्स येजू को कहती है कि वुंजी किसी की बात नहीं सुनते जब तक कि वो वही बात न हो जिसे वे सुनना चाहते हैं। ये सुनकर येजू को अपने पिछले जीवन का वो पल याद आता है जब वो मरने वाली थी और वुंजी रो रो कर उससे कह रहे थे कि वो न मरे क्योंकि उसने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया। वे कह रहे थे कि वे नर्क नहीं जाना चाहते। येजू उस समय समझ नहीं पाती थी कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो दरवाजे पर फिर से दस्तक देती है और कहती है कि उसने उन्हें माफ कर दिया है। तुरंत ही वुंजी दरवाजा खोल देते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? ये जो अभी भी उलझन में होती है, लेकिन वो कहती है कि हाँ, उसने माफ कर दिया है और उसे गले लगा लेती है। वुंजी फूट फूट कर रो पड़ते हैं। वापस वर्तमान में येजू अपने परिवार से कहती है कि जैसे ही डोगुक का परिवार जगह बताएगा वो उन्हें बता देगी। जिनवोंग और योंगी डोगुक के परिवार के घर पहुंच जाते हैं, जहां दोनों परिवारों की पहली मुलाकात होनी है।
लेकिन योंग ही यीजू की शादी को बर्बाद करने के लिए बेताब माहौल में जानबूझकर तनाव पैदा करती रहती है। दोनों परिवार खाने बैठते हैं, बातचीत शुरू होती है और योंग ही बार बार मुद्दे उछालकर माहौल खराब करती है, लेकिन धीरे धीरे तैया परिवार उसकी असलियत को समझने लगता है। इसके बावजूद ये जो अपनी छवि अच्छी बनाती है, वो उन्हें एक पेंटिंग देती है, वही पेंटिंग जिसे कभी उसकी माँ ने एक क्लाइंट को बेच दिया था और बाद में वापस मांग भी लिया था। योंग ही ये पेंटिंग देखकर दंग रह जाती है और येजू को अलग बुलाती है कि ये उसे कैसे मिली। येजू पूरा सच बताती है और कहती है कि चाहे तो क्लाइंट को कॉल करके पूछ ले। योंग ही क्लाइंट से बात करती है और सब सच निकल आता है। तभी येजू कहती है, मेरी शादी डोगुक से होगी और आप सब वहाँ मौजूद रहेंगे, इसलिए ये पारिवारिक मुलाकात ठीक से खत्म करे और कोई हरकत न करे। वापसी में जिनवॉन गाड़ी में योंग ही को उसके घटिया व्यवहार के लिए डांटता है। घर पहुंचकर गुस्से में योंग ही जेवान को थप्पड़ मारती है, पूछती है कि उसे पता कैसे नहीं चला कि येजू ने पेंटिंग क्लाइंट से वापस ली। उसी रात यूरा एक रेस्तरां में सेहयोग के साथ शराब पी रही होती है। सेहयोग उसे दिलासा देता है कि वो येजू से बात करेगा, लेकिन यूरा उसे चौंका देती है। वो बताती है कि परिवारों की मुलाकात हो चुकी है। वो उससे मदद मांगती है क्योंकि अब वो खुद कदम उठाने वाली है। इस बीच येजू अपनी दोस्त सुजिन से मिलती है। वो डोगुक की माँ से किया गया वो वादा पूरा करना चाहती है कि शादी के पहले 6 महीनों में वो डोगुक को कंपनी वापस लाने में मदद करेगी। बात करते समय सुजिन एक ऐसी जानकारी दे देती है जो येजू के दिमाग में बैठ जाती है, डोगुक और उसके भाई जंगबुक के बीच अजीब रिश्ते की। काम पर लौटने के बाद सेहयोग लगातार डोगुक पर ताने कसता रहता है। डोगुक उसे कहता है कि साफ साफ बोले। सेहयोग कहता है कि ये जो सिर्फ डोगुक का उपयोग कर रही है, लेकिन डोगुक शांत स्वर में कहता है, अगर वो मुझे इस्तेमाल करना चाहती है तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं। ये सुनकर सेहयोग हक्का बक्का रह जाता है। उस दिन बाद में ये जो आधिकारिक रूप से डोगुक के घर में शिफ्ट हो जाती है, ये उनके रिश्ते में एक बड़ा बदलाव होता है। लेकिन उसी समय यूरा और सेहिया को उसके खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। सेहिया की येजू के पास आता है और उसे कहता है कि कभी डोगुक ने अपने ही भाई को मारने की कोशिश की थी। वो उसकी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है और फिर उसे एक सांत्वना वाले गले में खींच लेता है। ठीक उसी पल यूरा छिपकर उनकी तस्वीर ले लेती है ताकि बाद में उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर सके। इसके बाद ये जो सुजिन को कॉल करती है और सेहयोग की बात की पुष्टि करती है। सुजिन अनिच्छा से मानती है कि ये सच है, लेकिन बताती है कि परिवार में इस बारे में कोई बात नहीं करता। अगले दिन डोगुक को पता चलता है कि जंगबुक ने एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट डोगुक की कंपनी से छीन लिया है। जंगबुक बहाना बनाता है कि वो तेजा ग्रुप और हानवाल ग्रुप के बीच अफवाहें रोकना चाहता है, क्योंकि हानवाल जो येजू का घर है की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। डोगुक तुरंत यूनियन मीटिंग में जाता है और स्थिति को ठीक कर देता है। लोग उसका सम्मान करने लगते हैं और ये बात जंगबुक को बहुत चिढ़ाती है। कुछ समय बाद जिनवॉन्ग नौकरी के सिलसिले में मैडम ली टे से मिलते हैं। उसी दौरान मैडम ली वुनजी से भी मिलती हैं। वुनजी वो पैसा वापस कर देता है जो उसने कभी उनसे चुराया था और उनसे येजू को स्वीकार करने और उसकी देखभाल करने की विनती करता है। मैडम ली गुस्से में उठ जाती हैं, कहती हैं कि उसने चुराया हुआ पैसा वापस देकर एहसान जताया है, लेकिन वुनजी घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है। रेस्तरां के लोग उन्हें देखकर समझते हैं कि शायद दोनों के बीच कोई रिश्ता है और मुस्कुराने लगते हैं। बाद में ये जो वुनजी से मिलने जाती है। वुनजी कहता है कि वो अपने आप को बेकार महसूस करता है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि वो येजू को उसका हक देना चाहता है क्योंकि वो उसका कर्जदार है। येजू सोच में पड़ जाती है कि वो किस कर्ज की बात कर रहा है। तभी वो नोटिस करती है कि दरवाजे के पास कोई सुन रहा है। वो तुरंत बाहर निकलती है और देखती है कि वो जेवान है। येजू उसे पूछती है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है। जेवान कहता है कि वो योंगी के लिए काम कर रहा है। येजू पलटकर कहती है कि उसे पता है, लेकिन जेवान अपनी मर्जी से दोनों पर नजर रखता है। बहस के दौरान येजू को एहसास होता है कि जेवान अभी भी तय कर रहा है कि वो किस टीम में रहेगा, योंगी की या उसकी। येजू उससे समझौता करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि वो अभी सोचेगा कि किसका साथ दे। उस रात डोकुक घर आता है और येजू द्वारा बनाए गए केक का स्वाद लेता है और पाता है कि वो बेहद खराब है। बिना किसी मजाक के वो तुरंत उसके लिए गर्मा गर्म रेमन बना देता है, धीमे तरीके से उसका ख्याल दिखाता हुआ। खाना खाते हुए वो सुझाव देता है कि उन्हें अपनी शादी को सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझना चाहिए, बल्कि थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन ये जो तुरंत सीमा खींच देती है, उसे याद दिलाते हुए कि उनकी डील सिर्फ 1 साल के लिए है बस। कुछ समय बाद डोकुक अपने पुराने होटल में जाता है ताकि थोड़ा आराम कर सके। बार में बैठा ही होता है कि यूरा अचानक वहां आ जाती है। वो बेधड़क उसके करीब आने की कोशिश करती है। जब ये तरीका नहीं चलता तो वो अपनी अगली चाल चलती है। वो ही फोटो दिखाती है जिसमें सेहयोग येजू को गले लगा रहा है।
लेकिन डोगुक तुरंत उसकी मंशा समझ जाता है और सख्त लहजे में कहता है कि खेल खेलना बंद करे। वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है और यूरा गुस्से में पागल होती रह जाती है। घर पहुंचकर यूरा बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसकी माँ उसे खूब डांटती है। इधर जंगवुक बदला लेने की तैयारी में लगा होता है। वो यीजू को कॉल करता है और उसे यॉट पर बुलाता है, वही जगह जहां वो दावा करता है कि कभी डोगुक ने उसे मारने की कोशिश की थी। यीजू उसकी असल नीयत से अनजान वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वो पहुंचती है, जंगवुक तुरंत डोगुक को कॉल करता है और बताता है कि वो उसकी मंगेतर के साथ है। चिंतित होकर डोगुक तुरंत यॉट की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन यॉट पर कदम रखते ही उसका चेहरा बदल जाता है। घबराहट उसे घेर लेती है, उसका शरीर कमजोर पड़ता है और देखते ही देखते वो वहीं गिर जाता है। यीजू सदमे में रह जाती है और डोगुक के अतीत को लेकर उसकी उलझन और बढ़ जाती है। बेहोश होने के बाद डोगुक को अस्पताल ले जाया जाता है। यीजू तुरंत उससे मिलने पहुंचती है। वो उसे बताता है कि वो ठीक है और चिंता की कोई बात नहीं। यीजू उसे घर ले आती है, ये सोचकर कि अब सब ठीक हो गया है। अगले सुबह एक मनोचिकित्सक साइकाइट्रिस्ट डोगुक के घर आती है। वो यीजू को बताती है कि डोगुक को पैनिक अटैक्स होते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ समझाए, डोगुक बीच में ही बोलकर उसे जाने के लिए कह देता है। वो शांत स्वर में यीजू को समझाता है कि सब ठीक है और बस एक ही बात चाहता है कि वो जंगवुक पर ध्यान न दे। उसी दिन जंगवुक यीजू को मिलने के लिए बुलाता है। ये जो पहले हिचकिचाती है, तब वो लालच देता है कि वो उसे अपने और डोगुक के अतीत का एक बहुत अहम सच बताएगा, लेकिन ये जो साफ मना कर देती है। कहती है कि उसे जो भी सच जानना होगा वो सिर्फ डोगुक से ही सुनेगी। इधर मैडम ली भी यीजू को बुलाती है। जब वे मिलते हैं, मैडम ली बताती है कि जिनवोंग ने उनसे एक बैंक खरीदने में मदद मांगी है। वो यीजू की राय पूछती है और आश्चर्यजनक रूप से यीजू कहती है कि मैडम ली उस डायरेक्टर को बता दें कि हनवाल ग्रुप की पूरी जांच करे, ताकि वो अपना नाम और प्रतिष्ठा बरकरार रख सके। उधर योंगी जेवान से बात करते हुए बताती है कि वोंजी ने तेजा परिवार से समझौता किया था ताकि ये जो इस शादी के लिए राजी हो जाए। ये जानकर योंगी बेहद गुस्सा होती है, क्योंकि उसे ये भी पता चलता है कि वोंजी ने येजू को क्लाइंट से पेंटिंग वापस लेने में भी मदद की थी। बाद में डोगुक और येजू शादी का गाउन चुनने के लिए एक ब्राइडल शॉप जाते हैं। येजू अंदर आते ही असहज हो जाती है, क्योंकि ये वही दुकान है जहाँ वो पहले सियोह्योक के साथ आई थी। डोगुक को इस बात का पता नहीं होता और वो खुशी खुशी उसे अंदर ले जाता है, ये कहते हुए कि उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि ये सबसे अच्छी दुकान है। दूसरी ओर दुकान की अटेंडेंट गलती से सियोह्योक को कॉल कर देती है, ये सोचकर कि वो भी येजू के साथ आने वाला था। सियोह्योक जब वहाँ पहुँचता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वे माफी मांगते हैं। सियोह्योक जाने ही वाला होता है कि वो येजू को गाउन पहनते हुए देखता है, लेकिन वो खुश नहीं लग रही। वो गुस्से में कमरे में घुस जाता है और उस पर आरोप लगाता है कि वो उसे चिढ़ा रही है। जाते जाते वो कहता है कि वो उसकी खुशियों की कामना करता है, हालांकि उसे शक है कि वो कभी खुश होगी भी या नहीं। थोड़ी देर बाद योंगी जंगवुक से मिलती है और उसे बताती है कि वोंजी ने मैडम ली से क्या बात की और कैसे उसने यीजू को पेंटिंग खरीदने में मदद की। वो इशारों में ये भी कहती है कि वोंजी शायद तेजा ग्रुप पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि वो आसानी से पैसा नहीं देता। जंगवुक बाद में यीजू से मिलता है और पूछता है कि उसके दादा ने मैडम ली को इतना पैसा क्यों दिया। ये जो उलझन में पड़ जाती है। तभी जंगवुक आगे कहता है कि अब दोनों को पत्ते टेबल पर रखने चाहिए और साथ काम करने का तरीका ढूंढना चाहिए। ये जो कुछ कह पाती है उसके पहले गुस्से से भरा डोगुक वहाँ पहुँचता है और अपने सौतेले भाई पर झपट पड़ता है। जंगवुक कहता है कि वो चाहे तो उसे फिर धक्का दे दे और इस बार अच्छा होगा कि उसे मार ही दे। ये सुनकर डोगुक और भड़क जाता है और उसे जोर से धक्का देता है। जंगवुक जमीन पर गिर पड़ता है। दूर खड़ी यूरा ये बुरा नजारा देख रही होती है। बाद में वो अपनी माँ से कहती है कि वो जंगवुक से शादी करना चाहती है और उससे सब कुछ सेट करने में मदद मांगती है। वो कहती है कि ताइजा ग्रुप का सही वारिस जंगवुक ही है और उसी से शादी करना हमेशा से उसका सपना था। घर लौटते समय डोगुक येजू से कहता है कि उसने उसे जंगवुक से मिलने से मना किया था। येजू कहती है कि वो सिर्फ मदद करना चाहती है। डोगुक कहता है कि वो ठीक है, लेकिन येजू बताती है कि वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उसकी सारी समस्याएं गिनाकर बताती है। तभी डोगुक गंभीर होकर कहता है, मैं तुम्हें तभी सब बताऊंगा जब तुम इस रिश्ते को सच्चा मानने के लिए तैयार हो। पूछने में हिम्मत तभी करना जब सुनने की भी हिम्मत हो। ये जो झिझक जाती है। डोगुक आगे कहता है, अगर तुम मुझे सच में संभाल नहीं सकती तो मुझे छूने की कोशिश मत करो। मैं पहले ही बहुत कुछ रोक कर रख रहा हूँ। अगले दिन येजू और मैडम ली एक शमन यानी तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं, जहां मैडम ली अक्सर जाया करती थी। मैडम ली शमन से पूछते हैं कि वोंजी ने अचानक येजू को बचपन में गोद क्यों लिया था और अब वो इतना जोर क्यों दे रहा है कि येजू डोगुक से शादी करे। शमन बताती है कि बहुत साल पहले वोंजी ने एक गर्भवती महिला को उसकी बच्ची समेत मरवा दिया था जब वो उससे उधार का पैसा वसूलने गया था। इस घटना का अपराध बोध उसके अंदर बैठ गया। जब वो शमन के पास आया तो उसने कहा कि अपने पाप धोने के लिए उसे किसी अनाथ को गोद
गोद लेना चाहिए। शमन आगे कहती है कि शायद वोंजी अब वही प्रायश्चित दोबारा कर रहा है, मैडम ली को पैसा लौटाकर, ताकि उस मृत महिला की आत्मा उसे नर्क न खींच ले जाए। मैडम ली ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है। वो कहती है कि यीजू तो जिंदा है, लेकिन शमन शांत स्वर में कहती है, मैं ये नहीं कह सकती कि वो जीवित है या मृत। कुछ समय बाद यीजू अपने दादा वोंजी से मिलने जाती है। वोंजी उसे उसकी जन्म माँ की एक तस्वीर देते हैं और ये चौंकाने वाला सच बताते हैं कि यीजू वास्तव में जिनवोंग की असली बेटी है, वही बेटी जो उसकी माँ ने जन्म दिया था। ये सच सुनकर यीजू का दिमाग हिल जाता है। वो सदमे, उलझन और अविश्वास में भर जाती है। इसी दौरान योंगी अचानक वहाँ आ जाती है। घबराई हुई यीजू एक अलमारी में जाकर छिप जाती है। योंगी वोंजी को बताती है कि वो अब जंगवुक के साथ मिलकर काम कर रही है, जो तेजा ग्रुप में और भी ताकतवर हो गया है। वो वोंजी से कहती है कि वो अपनी सारी शेयर यूरा को ट्रांसफर कर दे, और वो ये भी बताती है कि उसे पता है कि यीजू जिनवोंग की असली बेटी है। फिर कहानी और भी काली हो जाती है। यीजू को पुलिस स्टेशन से डोगोक लेने जाता है, क्योंकि उससे पहले कुछ बुरा हुआ होता है। वो अंदर से टूटी हुई लगती है, लेकिन कुछ बताती नहीं है। डोगोक उसे चुपचाप सहारा देता है, उसे बिस्तर पर लेटाता है, पानी देता है, उसका ख्याल रखता है। कुछ समय बाद यीजू अपनी शादी की तैयारियां कर रही होती है। उसे तैयार होते देख योंगी वहां आ जाती है और उसी पुराने अपमानजनक अंदाज में बात करने लगती है। गुस्से में यीजू पास रखा एक ग्लास उठाती है, उसे योंगी के सिर पर दे मारने के लिए, लेकिन ठीक उसी पल कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डोगोक होता है। वो शांत आवाज में पूछता है, क्या तुम वो सब नष्ट करना चाहती हो जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है? ये सुनकर यीजू टूट जाती है और जोर से रोने लगती है। डोगोक पूछता है कि वो उसके लिए क्या कर सकता है। यीजू कहती है, मुझे अपने परिवार को नष्ट करना है, मुझे आपकी मदद चाहिए। डोगोक बिना हिचक के कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। फिर दोनों शादी की रस्में निभाते हैं, माता पिता के सामने झुकते हैं और आधिकारिक रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। यीजू योंगी से कहती है कि उसे पता है कि वो वही थी जिसने उसके पिता को शादी में आने से रोका था। कुछ देर बाद यूरा समारोह में धमाके की तरह आ जाती हैं, और वो भी सफेद शादी के गाउन में, सिर्फ यीजू को चिढ़ाने के लिए। लेकिन यीजू बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती। वो शांति से उसे उसकी जगह दिखा देती है और अपनी शादी का पल खराब नहीं होने देती। उस रात यीजू और डोगुक अलग अलग कमरों में सोते हैं। दोनों के बीच अभी भी थोड़ी दूरी रहती है। अगली सुबह डोगुक जागे उससे पहले ही यीजू चुपचाप घर से निकल जाती है। वो समुद्र किनारे जाती है अकेले समय बिताने के लिए। लहरों को देखकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन दूसरे लोगों को अपने समूह में देख वो अकेलापन महसूस करने लगती है। अचानक डोगुक वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि उसे समुद्र पसंद नहीं, और फिर वो उस हादसे की बात बताता है जब वो अपने पिता और भाई के साथ क्रूज पर गया था। वो बताता है कि वो भाई के साथ मजाक करना चाहता था, लेकिन गलती से फोन पानी में गिर गया। जांगवुक फोन लेने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन जल्द ही डोगुक भी पानी में गिर गया और उसका पैर पियर से टकरा गया। इसीलिए वो आज भी वॉकिंग स्टिक इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद डोगुक कबूल करता है कि वो यहाँ आया क्योंकि वो उसे याद कर रहा था और वो उसे बहुत पसंद करता है। दोनों के बीच एक शांत, सुखद, दिल छू लेने वाला पल बन जाता है। इसी बीच दूसरी ओर सीहॉक अकेले शराब पी रहा होता है। सोचता है कि नया जोड़ा क्या कर रहा होगा। तभी यूरा उसे कॉल करती है और मिलने को कहती है। मिलने पर हालात तेजी से बदलते हैं और दोनों रात एक साथ बिता देते हैं। बीच वाले घर में ये जो डोगुक के लिए बढ़ती अपनी भावनाओं से डर रही थी। वो अपनी दीवारें गिरने नहीं देना चाहती थी, लेकिन डोगुक उसकी बेचैनी समझ जाता है और उसे आश्वस्त करता है। उसी समय जंगबुक आर्थिक मुसीबतों में फंसा हुआ है। उसे विभाग के लिए लोन नहीं मिल रहा और कंपनी में उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी है। अगले दिन समुद्र पर ये जो डोगुक का हाथ पकड़कर उसे पानी में उतरने में मदद करती है। कुछ देर में वो शांत हो जाता है और खेलना भी शुरू कर देता है। रात को खेल खेल में वो यीजू के पास आकर उसके बगल में सोने की कोशिश करता है। फिर पूछता है कि वो पूरे दिन उदास क्यों लग रही थी। ये जो बहाना बनाती है, कहती है कि उसने बहुत मजा किया, लेकिन डोगुक लगातार उसके मन की बात पूछता है। तब ये जो आखिरकार टूट जाती है और उसे बताती है कि जिनवोंग उसका जैविक पिता है। वो भावनाओं से भरकर रोने लगती है। डोगुक उसे जोर से गले लगाता है और उसे दिलासा देता है। और फिर कहानी का एक विशाल झटका सामने आता है। हम देखते हैं कि डोगुक की कलाई पर भी एक टाइमर है। यीजू को कुकिंग स्कूल के टीचर का फोन आता है। जिस टीचर को यीजू ने पेंटिंग गिफ्ट की थी, वो बताती है कि उसने वही पेंटिंग अपनी एक दोस्त के घर देखी और दोस्त ने कहा कि उसने वो पेंटिंग साइलेंट ऑक्शन से खरीदी है। ये जो समझ जाती है कि योंगी ने अपनी चालें शुरू कर दी है। वो वादा करती है कि वो जाकर टीचर को सब समझाएगी। इसके बाद ये जो अपने दादा वोंजी से मिलने जाती है। वोंजी उसे बताते हैं कि जब उसकी माँ उसके साथ गर्भवती थी, तब वो उनसे मिलने आई थी और रो रो कर उन्हें विनती कर रही थी कि वो उसे स्वीकार करें, लेकिन वोंजी ने इनकार कर दिया। कुछ साल बाद वो फिर लौटी, फिर से गिड़गिड़ा
चिल्लाते हुए कि येजू का नाम परिवार की रजिस्ट्री में जोड़ दिया जाए, लेकिन वून जी ने तब भी मना कर दिया। फिर एक दिन वोम जी को खबर मिली कि येजू की माँ एक आग में मर गई। ये सुनकर वो डर गए। वे शमन के पास गए और वहीं उन्हें पता चला कि येजू उनकी असली पोती है। ये सब सुनकर येजू वहाँ से चली जाती है और कसम खाती है कि वो बदला लेगी। कुछ समय बाद येजू और डोगोक उसके परिवार से मिलने जाते हैं। येजू सुझाव देती है कि पिता का तनाव कम करने के लिए गैलरी की जिम्मेदारी उसे दे दी जाए। ये सुनकर यूरा और उसकी माँ आग बबूला हो जाते हैं। येजू उन्हें बताती है कि उसे पता है कि योंघी चुपचाप उसकी पेंटिंग्स बेचकर गैलरी के लिए पैसा जुटा रही है। बाद में यूरा अपनी माँ से कहती है कि येजू से बदला लेने का एक ही तरीका है, जंगवुक से शादी करना। उसी दिन शाम को येजू और डोगोक के परिवार के साथ डिनर करते हैं। माहौल औपचारिक लेकिन तनावपूर्ण होता है। अचानक यूरा वहां आ जाती है और उसके साथ जंगवुक भी। दोनों मुस्कुराते हुए घोषणा करते हैं, हम शादी कर रहे हैं। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। जंगवुक और डोगोक के बीच तीखी बहस हो जाती है। डोगोक आखिरकार फट पड़ता है, कहता है कि जंगवुक हमेशा खुद को पीड़ित दिखाता है। हालात बिगड़ते देख मैडम ली बीच में आती है और जंगवुक को आदेश देती है कि वो यूरा को घर ले जाए। जाते समय येजू यूरा को रोकती है और पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। यूरा जवाब देती है, ये सब तुम्हारी गलती है क्योंकि तुमने अपनी औकात नहीं समझी। घर पहुंचकर यूरा गुस्से से फट पड़ती है क्योंकि जंगवुक उसे अपनी फैमिली में सम्मान नहीं दिला पाया। जब वो उसे शिकायत करती है तो जंगवुक ठंडे और बेरुखे अंदाज में कहता है कि उसकी समस्याएं उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अगले दिन येजू गैलरी पहुंचती है और योंघी से कहती है कि उसके पास बिक्री बढ़ाने का तरीका है। योंघी उसे ताना मारने ही वाली होती है कि तभी बहुत सारे रिपोर्टर अंदर आ जाते हैं और चिल्लाते हैं, हमें कलाकार येजू से मिलना है। रिपोर्टर बताते हैं कि किसी ने येजू की पेंटिंग्स को विदेश में प्रमोट किया और ये काम गैलरी ने किया। योंघी दंग रह जाती है। कुछ देर बाद येजू योंघी से एक सौदा करती है। वो गैलरी की मुख्य पेंटिंग उसे दे देगी और बदले में उसका बिक्री वाला हिस्सा नहीं लेगी। इसके बाद येजू अपने पिता जिनवोंग से मिलती है और बताती है कि यूरा जंगवुक से शादी करना चाहती है। जिनवोंग ये सुनकर हैरान और शर्मिंदा होते हैं और वादा करते हैं कि वो यूरा को रोकेंगे। येजू उनके बाल में से सफेद बाल निकालने के बहाने उनका बाल चुपके से डीएनए टेस्ट के लिए ले लेती है ताकि पक्के तौर पर पता चले कि वो वास्तव में उसकी बेटी है। उधर जब जिनवोंग योंघी को कहते हैं कि वो यूरा को जंगवुक से शादी करने से रोके तो योंघी जेवान को नर्सिंग होम चलने को कहती है क्योंकि वो वूनजी से शेयर लेना चाहती है। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वूनजी नर्सिंग होम छोड़कर भाग चुके हैं। योंघी को याद आता है कि वूनजी ने उसे भरोसा दिलाया था कि वो शेयर यूरा को देंगे। अब उसे समझ आता है कि वो सिर्फ उसे बेवकूफ बना रहा था ताकि मौका मिलते ही भाग सके। वो शमन के पास जाती है और पूछती है कि वूनजी कहाँ है। शमन बताती है कि वूनजी कई दिनों से नहीं आया, लेकिन मैडम ली और येजू हाल ही में उसके बारे में पूछने आए थे। योंघी समझ जाती है कि वूनजी येजू के साथ मिल चुका है। वहीं दूसरी तरफ वूनजी अपने छिपने के ठिकाने से अपने वकील को कॉल करता है और कहता है कि सही समय आते ही वो अपने सारे शेयर येजू को ट्रांसफर कर देगा। इधर यूरा येजू और डोगुक के बारे में गंदगी खोजने के लिए सिहियोक से मिलती है। उम्मीद करती है कि वो कुछ राज बताएगा, लेकिन सिहियोक कुछ भी नहीं बताता। इससे यूरा और भी चढ़कर चली जाती है। वह अपनी माँ से रोते हुए कहती है कि वह थक चुकी है क्योंकि हमेशा येजू उससे बेहतर साबित होती है। वह यह भी बताती है कि कभी येजू ने उससे कहा था, मैं असली हूँ। इससे योंघी घबरा जाती है कि शायद येजू को उसकी असलियत पता है। कुछ देर बाद जेवान येजू को ये सब बताता है और येजू समझ जाती है कि अब उसे बहुत सावधान रहना होगा। पता चलता है कि जेवान को वूनजी के छिपने की जगह भी पता है और येजू ने उसे वो पेंटिंग दे दी थी जो उसे योंघी से मिली थी, क्योंकि उसने नोट किया था कि जेवान उस पेंटिंग को हमेशा बहुत भावुक होकर देखता है। येजू को तलाशते हुए सेयाक उसके घर पहुँचता है। उस समय येजू और डोगोक बाहर होते हैं और बोंजे घर से बाहर निकल रहा होता है। मौका देखकर सेयाक चुपके से घर में घुस जाता है। इधर उधर टटोलते हुए उसे येजू और डोगोक का शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। वह उसे झट से उठा लेता है और तुरंत वहाँ से भाग जाता है। रात में येजू बिना सोचे समझे डोगोक का बनाया खाना खा लेती है, बिना ये इंतजार किए कि वह पहले खुद स्वाद चखे। ये देखकर डोगोक हैरान हो जाता है और उसे इस बात का एहसास भी दिलाता है। दोनों मुस्कुराते हैं। उसी समय येजू पूछती है कि जंगबुक से निपटने का उसका क्या प्लान है, क्योंकि वह जानती है कि जंगबुक इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। डोगो कहता है कि वह जानता है। येजू पूछती है कि क्या वह ताइजब रूप वापस जाने को तैयार होगा। डोगो कहता है शायद, और उसे याद आता है वो समय जब वह छोटा था और मैडम ली उसे एक निर्माण स्थल पर लेकर गई थी। कुछ समय बाद सेयाहॉक येजू के पास आता है और बात करने की कोशिश करता है। पूछता है कि क्या वह सच में डोगुक से प्यार करती है, लेकिन तभी डोगुक समय पर पहुंच जाता है और सेयाहॉक को स्पष्ट रूप से कहता है कि वो उसकी पत्नी को परेशान करना बंद करे। डोगुक येजू को अपने पास खींच लेता है एक रोमांटिक अंदाज
अंदाज में। सेयाहॉक गुस्से से जलता हुआ वहाँ से चला जाता है। डोगुक के घर पहुँचने पर वे देखते हैं कि पूरा परिवार इकट्ठा है और उनमें यूरा भी शामिल है। कमरे में तनाव भर जाता है जब यूरा सबके सामने शादी का कॉन्ट्रैक्ट दिखा देती है। यानहुआ पूछती है कि क्या ये सच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन जवाब मिलने से पहले ही मैडम ली अचानक बेहोश होकर गिर जाती हैं और परिवार घबरा जाता है। बाद में मैडम ली यानहुआ से कहती हैं कि उन्हें लगा था कि जब डोगुक घर छोड़कर गया था तो शायद दोनों भाई डोगुक और जंगवुक एक दूसरे को समझ पाएंगे, लेकिन अब उन्हें पता चल गया है कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि ना तो वो मान सकती हैं कि डोगुक कॉन्ट्रैक्ट शादी करेगा और न ये कि जंगवुक इतना नीचे गिरकर सबूत ढूंढने के लिए उसकी चीजों में तांग झांक करेगा। कुछ समय बाद सेही और यूरा मिलकर एक आर्टिकल छपवाते हैं जिसमें येजो को यानी गोल्ड डिगर दिखाया जाता है और बताना शुरू करते हैं कि कैसे उसने शादी से ठीक 1 महीने पहले सियाह्योक को छोड़कर उसके बॉस से शादी कर ली। सियाह्योक समझते ही कि ये उसकी बहन की करतूत है, तुरंत उसे फोन करता है और आर्टिकल हटाने को कहता है, लेकिन सेही मना कर देती है क्योंकि उसे अभी अभी यूरा ने एक डिजाइनर बैग दिया है। कुकिंग क्लास में एक प्रतिभागी यानहुआ को उकसाने की कोशिश करती है। मामला बिगड़ने ही वाला होता है कि येजू बीच में आकर अपनी सास का कड़े शब्दों में बचाव करती है। क्लास के बाद यानहुआ येजू से शादी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है। तभी डोगुक भी आ जाता है और अपनी माँ से समर्थन मांगता है। वो बिना रुके उन सारी बातों का जिक्र करता है कि किस किस तरह येजू के परिवार ने उसे तकलीफ दी। वो चाहता है कि उसकी माँ समझे कि येजू कितनी अकेली रही है। यानहुआ फैसला करती है कि वो खुद योंघी से बात करेगी। योंघी के पास पहुंचकर वो तुरंत समझ जाती है कि उसकी गोद ली हुई बेटी के लिए उसके अंदर सिर्फ जलन और नफरत है। यानहुआ बिना समय गवाए कह देती है कि जंगवुक और यूरा की शादी कभी नहीं होने दी जाएगी। वो साफ बता देती है कि ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। योंघी भी पीछे हटने वालों में से नहीं। वो यानहुआ पर जोर डालती है, पूछती है कि क्या वो वास्तव में येजू और डोगुक की कॉन्ट्रैक्ट शादी को नजरअंदाज कर देगी। यानहुआ ठोस आवाज में कहती है कि वो पूरी तरह से येजू और डोगुक का साथ देगी। वो ये भी बताती है कि उसने येजू से एक समझौता किया है कि शादी के 6 महीनों के अंदर येजू डोगुक को तेजा ग्रुप वापस ले आएगी। योंघी उस पर आरोप लगाती है कि वो डोगुक और जंगवुक के बीच भेदभाव कर रही है और साथ ही यानहुआ को धीरे धीरे ताना मारती रहती है। यानहुआ तुरंत वहाँ से चली जाती है, कहती हुई कि योंघी ने वो शब्द कह दिया है जिसे सुनने से वो बच रही थी। अब उसे और नाटक करने की जरूरत नहीं। योंघी तुरंत जंगवुक को कॉल करती है और वो यूरा से कहता है कि वो हर हाल में येजू की जिंदगी तबाह करे, क्योंकि इससे वो डोगुक को हरा सकेगा। कुछ समय बाद मैडम ली की तबीयत थोड़ी सुधरती है और परिवार डिनर के लिए इकट्ठा होता है। तभी जंगवुक फिर से आरोप लगाता है कि उसकी टांग की चोट की वजह डोगुक है, लेकिन इस बार डोगुक पूरी तैयारी के साथ आता है। वो ठोस सबूत पेश करता है जो न सिर्फ उसका नाम साफ करता है बल्कि जंगवुक के झूठ को भी उजागर करता है। इसके बावजूद मैडम ली अपने पोतों के बीच झगड़ा नहीं चाहती, इसलिए वो सबूत सामने ही नष्ट कर देती हैं ताकि मामला वहीं खत्म हो जाए। कुछ देर बाद मैडम ली दोनों भाइयों जंगवुक और डोगुक को निजी बातचीत के लिए बुलाती हैं और एक चौंकाने वाला फैसला सुनाती हैं। डोगुक को तेजा ग्रुप में वापस आना होगा और कंपनी उसी भाई की होगी जो अगले 1 साल में खुद को साबित करेगा। डोगुक ये चुनौती स्वीकार कर लेता है, कहता है कि वो जंगवुक से मुकाबला करेगा। कुछ समय बाद डोगुक सेयाक का सामना करता है। वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सेयाक घर में घुसा और शादी का कॉन्ट्रैक्ट चुरा के भाग गया। सबूत उसके खिलाफ होने पर डोगुक उसे एक अल्टीमेटम देता है, या तो बता दे कि यूरा इसमें शामिल थी, नहीं तो वो और उसकी बहन दोनों कानूनी सजा झेलेंगे। इस बीच कुकिंग स्कूल में कुछ महिलाएं येजो को सताने की कोशिश करती हैं, लेकिन येजो मजबूती से खड़ी रहती है। टीचर उसकी तारीफ करती है। वे साथ में खाना खाते हैं और येजो बताती है कि उसे टीचर पर भरोसा है क्योंकि वो दूसरों द्वारा बनाए खाना नहीं खाती। फिर ये जो कहती है कि अब वो कुकिंग क्लास नहीं आएगी क्योंकि उसने ये कोर्स सिर्फ यानहुआ के करीब आने के लिए ज्वाइन किया था और अब जब वो लक्ष्य पूरा हो गया है उसे दूसरी चीजों पर ध्यान देना है। टीचर उदास हो जाती है और पूछती है कि क्या वे दोस्त की तरह मिलते रहेंगे। ये जो सहमत हो जाती है। कुछ देर बाद ये जो टीचर के हाथ पर एक जला हुआ निशान देखती है। टीचर बताती है कि पहले वो आग में जल गई थी और उसने जानबूझकर ये निशान नहीं हटवाया क्योंकि ये उसे उसकी जिंदगी की सीख याद दिलाता है। थोड़ी देर बाद ये जो मैडम ली के घर जाती है और उनके लिए खाना बनाती है। ये साफ दिख रहा होता है कि ये जो अच्छी रसोइया नहीं है, लेकिन फिर भी मैडम ली खाना खा लेती हैं क्योंकि ये जो बताती है कि बचपन में उसे जहर दिया गया था, इसलिए उसे खाना खाने में हमेशा डर लगता था जब तक कि वो डोगुक से नहीं मिली। इसी दौरान जयवॉन येजू को कॉल करता है। वो बताता है कि उसे वो नौकरानी मिल गई है जिसे येजू को जहर देने के लिए दोषी ठहराया गया था, लिम जियोम।
वे दोनों उससे मिलने जाते हैं। जियोम यीजू को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। वो बताती है कि जब यीजू मिडिल स्कूल में थी, योंगी हमेशा गुस्से में रहती थी और एक दिन तो उसने यीजू के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उसी दिन खाना खाने के बाद यीजू बीमार पड़ी थी। डॉक्टर ने बताया कि उसने आर्सेनिक यानी जहर निगला है। योंगी के जहर देने का इल्जाम जियोम पर लगा दिया, जिससे जियोम बहुत गुस्सा हो गई और उसने पलटकर आरोप लगाया कि असली दोषी योंगी ही है, क्योंकि वो शुरू से ही यीजू से नफरत करती थी। ये सुनकर योंगी ने जियोम को घर से निकाल दिया, लेकिन जियोम बाद में चुपके से यीजू को देखने वापस आई। वो बताती है कि जब वो घर में घुसी, यीजू सो रही थी। तभी उसने किसी के कदमों की आवाज सुनी और डर के मारे अलमारी में छिप गई। अलमारी के अंदर से उसने योंगी की आवाज सुनी, "तू वापस कैसे आ गई? क्या तू सच में मेरे हाथों मरना चाहती है?" जियोम पहले समझी कि योंगी उससे बात कर रही है, लेकिन वो कमरे से बाहर चली गई। जियोम येजू को चेतावनी देती है कि योंगी दो मुही और खतरनाक है। वो बताती है कि योंगी जिनवोंग के सामने बहुत सभ्य बनती थी, लेकिन उनके पीछे हमेशा शिकायत करती रहती और यहाँ तक कि कभी कभी किसी आदमी को भी घर पर लाती थी। ये जो बाद में वूंजी से मिलती है और सब कुछ बताती है। दोनों ये निष्कर्ष निकालते हैं कि योंगी ही वो थी जिसने उसे बचपन में जहर दिया था और शायद उसी समय उसे पता चल गया था कि येजू जिनवोंग की असली बेटी है। वूंजी बताता है कि योंगी जिनवोंग की सेक्रेटरी थी और येजू की माँ के मरने के बाद जब जिनवोंग अकेला महसूस कर रहा था, तभी वो योंगी के करीब आया था। येजू कहती है कि उसे हनवुल चाहिए क्योंकि वूंजी के पास सबसे ज्यादा शेयर है। वूंजी बताता है कि वो ये शेयर उसे देने की पहले ही योजना बना चुका है। इधर सी ह्योक यूरा के खिलाफ गवाही देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो उसे धोखा नहीं देना चाहता। डोगुक समझ जाता है कि सी ह्योक यूरा से प्यार करता है और उसे बताता है कि यूरा किसी और के साथ है। लेकिन जब सी ह्योक की बहन यानी सेही को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब उसे एहसास होता है कि वो फंस चुका है और वो यूरा से मदद मांगता है। लेकिन यूरा उसे पूरी तरह ठुकरा देती है, कहती है कि वो उसकी मदद नहीं करेगी। पूरी तरह टूट चुके सी ह्योक येजू से माफी मांगता है, लेकिन येजू कहती है कि सिर्फ माफी काफी नहीं है। वो सुजिन को कॉल करती है, जहां सी ह्योक एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सारे सबूत दे देता है जो यूरा को सीधे अपराध में शामिल करते हैं। इस बीच ताइजा ग्रुप के ऑफिस में डोगो को आधिकारिक रूप से डायरेक्टर नियुक्त कर दिया जाता है। जंगवोक नियंत्रण वापस पाने के लिए बेताब होकर डोगो की प्रतिष्ठा खराब करने की कोशिश करता है और उसकी पत्नी की पृष्ठभूमि पर सवाल उठाता है, लेकिन डोगुक तुरंत बाजी पलट देता है। वो बोर्ड से कहता है कि वे सब कुछ खुद जांच लें और ये भी याद रखें कि जंगवुक के मंगेतर यूरा फिलहाल अपराधों की जांच का सामना कर रही है। बोर्ड के सामने जंगवुक शर्मिंदा हो जाता है, उसके पास बचाव का कोई तरीका नहीं होता। बाद में डोगुक और येजू यानहुआ के साथ यूरा जिनवोंग और योंगही से मिलने जाते हैं। योंगही के कहने पर यूरा अपनी इज्जत छोड़कर येजू से माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन येजू साफ इनकार कर देती है, कहती है कि वो अब उसके धोखे भूल नहीं सकती। इसी बीच हनवुल के सेविंग्स बैंक के शेयर बुरी तरह गिर जाते हैं, वही संकट जिसे संभालने का वादा येजू ने किया था। नियंत्रण खोने से जिनवोंग बहुत निराश हो जाते हैं। वित्तीय संकट का असर दिन के अंत तक दिखता है। जिनवोंग बीमार पड़ जाते हैं। योंग ही अवसर का फायदा उठाकर उन्हें बेचैन अवस्था में मना लेती है कि वो अपनी पोजीशन अस्थायी रूप से उसे सौंप दे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। इस तरह जिनवोंग पूरी तरह योंग ही के जाल में फंस जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। उधर यीजू वूंजी के पास जाती है, उम्मीद करती है कि वो अपने शेयर उसे दे सके, लेकिन उसकी निराशा के लिए वूंजी ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि योंग ही ने पहले ही उसकी बिगड़ती हालत का फायदा उठाकर शेयर ट्रांसफर रोक दिया है। इस तरह योंग ही अपनी पकड़ और मजबूत कर लेती है। धीरे धीरे एक डरावना एहसास यीजू और वूंजी पर छा जाता है कि जहर वाली घटना से पहले भी योंग ही ने शायद बचपन में ही यीजू को मारने की कोशिश की थी। यीजू अपनी माँ की मौत से जुड़े पुराने समाचार लेख की तस्वीर खींचती है। उसमें जिस आदमी को दोषी बताया गया है उसका चेहरा साफ दिखता है। वो ये तस्वीर जियोम को भेजती है और जियोम तुरंत पहचान लेती है, वो डोंगसू है, वही आदमी जो तब योंग ही से मिलने आया करता था जब जिनवोंग घर पर नहीं होते थे। इस खुलासे से ये पक्का हो जाता है कि योंग ही ने ही घर में आग लगवाने की साजिश की थी। उसने डोंगसू को भेजा था ताकि घर में आग लगे और उसमें यीजू और उसकी माँ दोनों मर जाएं, ताकि जिनवोंग सिर्फ उसके हो जाएं। ये भयावह सच जानकर यीजू का दिमाग सुन्न हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। कुछ देर बाद डोगुक उसे संभालता है, उसे सांत्वना देता है और कहता है कि अब समय आ चुका है कि यीजू जिनवोंग को सब सच बता दे कि वो उसकी असली बेटी है।
ये जो मानती है कि वो अब तक ये बात कहने से डरती रही थी और आखिरकार वो मान जाती है कि वो सच बता देगी। सच कहने का संकल्प लेकर ये जो अस्पताल पहुंचती है जिन वोंग से मिलने। पहले सुरक्षा गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते, लेकिन जैसे ही जिन वोंग उसका नाम सुनते हैं वो गार्ड्स को हटने का आदेश देते हैं। अंदर जाकर ये जो सच बता देती है कि वो उसकी बेटी है। इसके साथ ही वो उसे चेतावनी देती है कि योंगी उसकी कंपनी हथियाने की योजना बना रही है। जिन वोंग उसकी बात से इनकार करते हैं, कहते हैं कि वो उसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहते। ये जो सबूत में पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट दे देती है। फिर भी संदेह होने पर वो अपने बालों का एक गुच्छा भी देती है ताकि वो खुद डीएनए टेस्ट करवा सके। उधर डोगों के एक बार में जयवान से मिलता है। वो उसे धन्यवाद देता है कि उसने यीजू की बदनामी के समय मदद की। वो पूछता है कि जयवान योंगी के विरुद्ध क्यों जा रहा है। जयवान जवाब देता है कि ये परिवार से संबंधित है। डोगुक बताता है कि काश वो खुद योंगी को मार पाता, लेकिन ये संभव नहीं, इसलिए उसे उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। कुछ देर बाद वो बोनजे को जयवान के पास भेजता है, उसे एक बड़ी रकम देता है और कहता है कि डोंगसू को ढूंढकर उसके सामने लाएं। हनवुल ग्रुप में योंगी अधिकारियों की सैलरी काट देती है और उनके विरोध करने पर भी अपना फैसला नहीं बदलती। यूरा संभावित ग्राहकों को गैलरी घुमाकर दिखा रही होती है। बाद में एक इंटरव्यू में योंगी और यूरा खुद को पीड़ित की तरह पेश करती हैं ताकि लोगों की सिंपैथी मिल सके, लेकिन यान हुआ उनकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो डोना और सूजन से कहती है कि वे अपनी तरफ से डोगोक और येजू की मदद करें। सहयोग भी इंटरव्यू देखता है और चिढ़ जाता है। वो यूरा से मिलने जाता है और ठीक उसी समय पहुंचता है जब वो जंगबुक की कार से उतर रही होती है। वो उसे बताता है कि वो नौकरी छोड़ रहा है, लेकिन यूरा बेपरवाह रहती है। गुस्से में वो कहता है कि जंगबुक सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रहा है और अगर वो सावधान नहीं रही तो उसका भी वही हाल होगा जो उसका हुआ था। डोगुक के घर पर उसके भाई बहन और सुजिन उसकी तैजा ग्रुप में वापसी का जश्न मना रहे होते हैं। जल्द ही शराब खत्म हो जाती है तो येजू और डोगुक और लाने जाते हैं और लौटकर देखते हैं कि बाकी सब लोग हनवुल ग्रुप के शेयर होल्डर्स की सूची बना रहे हैं ताकि येजू ये तय कर सके कि किससे संपर्क करना चाहिए। अगले दिन डोगुक खुद डोंगसू से मिलने जाता है, जिसे उसने पहले जेल से निकलवाया था ताकि वो सच बोल दे, लेकिन डोंगसू डर के मारे कुछ भी कहने से मना कर देता है क्योंकि उसे फिर से जेल जाने का भय है। ये जो शेयर होल्डर समर्थन जुटाने की कोशिश करती है और तभी उसे पता चलता है कि जेमी, उसकी कुकिंग टीचर, हनवुल की बड़ी शेयर होल्डर है। वो उसकी मदद मांगने जाती है और तभी सामने आता है एक और चौंकाने वाला सच, जेमी ही उसकी जन्म माँ है। ये जो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जेमी उसे रोक लेती है। वो बताती है कि उसने येजू को जानबूझकर नहीं छोड़ा था। आग लगने के बाद वो 6 महीने कोमा में रही और जब होश आया उसके पिता ने कहा कि बच्ची मर चुकी है। दुख से टूटकर वो अमेरिका चली गई। वो बताती है कि उसके पिता ने मरने से पहले सच स्वीकार किया कि बच्ची जिंदा थी और तभी उसे पता चला कि ये जो वही बच्ची है। येजू कहती है कि उसे तुरंत बताया जाना चाहिए था। जेमी कहती है कि उसे समझ नहीं आया कि कैसे बताए, इसलिए वो दोस्त की तरह उसके पास रहने लगी। येजू कहती है कि ये सब गलत था और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगाती हैं। इसी समय योंग ही, जो जेमी के शेयरों के पीछे लगी हुई थी, उन्हें गले लगाते हुए देख लेती है और बतौर सदमा पूरी तरह जम जाती है। जेमी को जिंदा देखकर योंग ही डर जाती है कि उसका खेल अब खत्म हो सकता है। वो तुरंत अपनी चालें चलना शुरू करती है और वूंजी के वकील को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लेती है ताकि वो एक और जाल बिछा सके। कुछ समय बाद वो वूंजी को अपने लोगों के सहारे एक अनजान जगह ले जाती है, उसे मजबूर करने के लिए कि वो अपने सारे शहर यूरा के नाम कर दे, लेकिन वूंजी साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि अगर जिनवोंग और यीजू को कुछ हुआ तो योंगी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। योंगी गुस्से में अपने आदमियों को कहती है कि वूंजी को बंद कर दो ताकि वो ना तो यीजू की मदद कर सके न किसी को सच बता सके। कुछ देर बाद जब योंगी यूरा के साथ गैलरी से निकलने ही वाली होती है, डोंगसू वहाँ आ जाता है। योंगी तुरंत जयवान को आदेश देती है कि वो यूरा को घर छोड़ाए। एक सुनसान जगह पर पहुंचकर डोंगसू बताता है कि हाल ही में एक हैंडसम अजनबी ने उससे पूछताछ की योंगी की आग वाली घटना में भूमिका के बारे में। वो कहता है कि योंगी अपनी चालें अच्छी तरह नहीं छुपा सकी। योंगी जवाब देती है कि वो काम को पूरा करने में नाकाम रहा क्योंकि माँ और बेटी दोनों अभी भी जिंदा है। स्थिति की गंभीरता समझते हुए योंगी डोंगसू को आदेश देती है कि वो अपना काम पूरा करे और येजू को हमेशा के लिए खत्म कर दे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू होती है। योंगी हंगामा मचाने लगती है, कहती है कि सुरक्षाकर्मी येजू को कमरे से बाहर निकाल दे। जब लगता है कि योंगी जीत गई है, तभी जयवान वूंजी को लेकर अंदर आता है। वो तेज आवाज में सुरक्षा को आदेश देता है कि पीछे हट जाएं। ये जो मीटिंग में ही रहेगी। फौरन ही वो घोषणा करता है कि कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर उसी के पास हैं और वो योंगी की जिनवोंग को हटाने की मांग का कड़ा विरोध करता है।
बाद में घर के बाहर यीजू योंगी का सामना करती है और कहती है कि वो साबित करके रहेगी कि आग लगवाने की साजिश योंगी ने रची थी और ये भी कि योंगी जेल जाएगी। फ्लैशबैक। मीटिंग के हॉल की तैयारी के दौरान जयवान स्टाफ से बेसमेंट स्टोरेज की चाबी मांगता है। पहले महिला मना कर देती है, कहती है कि योंगी ने बेसमेंट में किसी को जाने से रोका है, लेकिन जयवान अंततः अंदर पहुंच जाता है और वहां वूंजी को कैद अवस्था में पाता है। वर्तमान में वूंजी घोषणा करते हैं कि वो अपने सारे शेयर यीजू के नाम करेंगे। इससे मीटिंग की शक्ति समीकरण तुरंत बदल जाता है। योंगी कहती है कि वूंजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं क्योंकि उसे डिमेंशिया है। वूंजी साफ कहते हैं कि उन्हें डिमेंशिया नहीं, ये सब योंगी का झूठ है। वो वादा करते हैं कि वो असली मनोचिकित्सक से जांच करवाएंगे। कुछ शेयर होल्डर यीजू की क्षमता पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि उसे अनुभव नहीं है, लेकिन ये जो आत्मविश्वास से कहती है कि वो कंपनी चलाने के लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स नियुक्त करेगी। उसकी शांति और समझदारी देखकर अधिकतर बोर्ड सदस्य उसका समर्थन करने लगते हैं। स्थिति हाथ से निकलते देख योंगी मीटिंग से गुस्से में बाहर निकल जाती है। मीटिंग के बाद जेमी यीजू से मिलती है और स्वीकार करती है कि उसे उसकी मां होने की बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। वो कहती है कि वो यीजू का भरोसा वापस जीतना चाहती है। गुस्से में भरी योंगी जिनवोंग के पास जाकर उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है, लेकिन ये प्रयास नाकाम हो जाता है क्योंकि अब जिनवोंग सब सच जानता है। वो योंगी पर आरोप लगाता है कि वो उसकी कंपनी हड़पना चाहती है और बताता है कि उसने एक और पितृत्व परीक्षण करवाया जिससे साबित हो गया कि यीजू उसकी असली बेटी है। उसी समय यीजू और वूंजी वहां पहुंच जाते हैं। यूरा भी आती है और सच सुनकर स्तब्ध रह जाती है कि यीजू ही परिवार की असली बेटी है। जिनवोंग तुरंत योंगी से सारे संबंध तोड़ देता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। आखिरी उम्मीद में यूरा अपनी माँ का बचाव करने आगे आती है, लेकिन जिनवोंग चेतावनी देता है अगर वो योंगी के साथ बाहर गई तो हमेशा के लिए इस परिवार से बाहर हो जाएगी। यूरा कुछ पल के लिए सोचती है और अंत में अपनी माँ को छोड़कर घर में ही रहने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद संसाधनों से कट चुकी योंगी कंपनी कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन सभी कार्ड ब्लॉक पाए जाते हैं। बेघर और कंगाल वो डोंगसू के सस्ते मोटेल में जाकर शरण मांगती है। डोंगसू बाद में डोगुक को रिपोर्ट करता है कि योंगी ने उसे 3 करोड़ वॉन देने का वादा किया था येजू को मारने के लिए। डोगुक उसे एक वायर टैप देता है, कहता है कि योंगी की रिकॉर्डिंग लेकर आए और बदले में वो उससे दुगने पैसे देगा। इसी बीच जिनवोंग को एक और सदमा लगता है। जेमी अभी भी जिंदा है। गिल्ट से भरकर वो अपने पिता से माफी मांगता है जो उसे सांत्वना देते हैं। यूरा ये सब गुस्से से दिखती रहती है। तैजा परिवार के घर में वे सब यीजू की स्थिति पर चर्चा करते हैं। यान हुआ और मैडम ली उसका समर्थन करती हैं। जंगवुक चुपचाप भड़कता रहता है क्योंकि उसे पता चलता है कि वूंजी के शेयर अब यीजू को मिलने वाले हैं। बाद में अपने सेक्रेटरी से पता चलने पर कि उसकी सौतेली माँ डोगुक का समर्थन कर रही है, जंगवुक यूरा से मिलता है और सलाह देता है कि वो स्लश फंड के लिए छुपाकर रखी पेंटिंग्स बेच दे क्योंकि जल्द ही उसे गैलरी से निकाल दिया जाएगा। वो कहता है कि उसे तेजा ग्रुप के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए नकद चाहिए। यूरा कहती है वो सोचेगी। जंगवुक उसे अपने होटल के कमरे में रहने देता है। डोगुक अपनी मनोचिकित्सक से मिलता है और पूछता है कि क्या येजो को चोट पहुंचेगी अगर उसने वो सच जान लिया जो वो उससे छिपा रहा है। डॉक्टर उसे सलाह देती है कि येजो खुद जान ले उससे पहले उसे सच बता देना चाहिए। इसी बीच होटल के कमरे में यूरा को पता चलता है कि वो गर्भवती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन जब वो योंगी से बात करती है, योंगी गर्भावस्था को फायदे का मौका बताती है और यूरा की तारीफ करती है। कहती है कि वो सचमुच उस पर गई है। योंगी बाद में डोंगसू से मिलती है और वो कोई भी काम शुरू करने से पहले एडवांस मांगता है। योंगी उसे मनाने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि उसकी बेटी गैलरी की डायरेक्टर है और वो उसे जो चाहे दिला सकती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जायवान और डोगुक डोंगसू की गतिविधियों पर नजदीकी नजर रख रहे हैं और उसकी सारी बातचीत सुन रहे हैं। उधर यूरा जंगवुक को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो सोचती है कि वो नाराज होगा, लेकिन जंगवुक खुश हो जाता है और कहता है कि उन्हें परिवार शुरू कर देना चाहिए। बाद में जंगवुक अपने पिता से मिलता है और यूरा की प्रेगनेंसी की बात बताता है। उसके पिता कहते हैं कि मैडम ली इसे आसानी से स्वीकार नहीं करेंगी, लेकिन जंगवुक दृढ़ता से कहता है कि वो अपने परिवार को नहीं छोड़ेगा। अगले दिन डोंगसू अचानक गैलरी में यूरा से मिलने आता है। वो ऐसे संकेत देता है जिससे लगता है कि वो यूरा का जैविक पिता हो सकता है। ये सुनकर घबराई हुई यूरा वूंजी के पास जाती है और वो उसके सबसे बुरे डर को सही साबित करता है। वो बताता है कि योंगी ने उससे बहुत कुछ छिपाया है और उसका डोंगसू से गहरा संबंध था। योंगी अपनी आर्थिक स्थिति बिगड़ती देख नकली पेंटिंग बेचने लगती है और इस बारे में यूरा को भी बताती है। ये सुनकर यूरा उससे पूछती है कि क्या वो सच में निर्दोष है
है और क्या वो वाकई जिन वोंग की बेटी है। योंगी खुद को निर्दोष बताते हुए येजू की किसी भी बात पर भरोसा न करने की चेतावनी देती है। इससे यूरा और ज्यादा परेशान हो जाती है और वो बताती है कि पुलिस को नकली पेंटिंग्स के बारे में पता चल चुका है और वे उसे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। ये सुनकर योंगी तुरंत भाग जाती है। योंगी डोंगसू के साथ भाग रही होती है और डोगोक उनकी बातचीत सुन लेता है। उसे पता चलता है कि वे वोंजी की मेडिकल सुविधा की तरफ जा रहे हैं। वो तुरंत येजू को बताता है और ये जो जयवान को मदद के लिए बुलाती है। ये जो बाहर खड़े होकर डोगोक का इंतजार करती है जबकि जयवान इमारत के अंदर जाता है। येजू को खतरे का एहसास नहीं होता और उसी समय योंगी डोंगसू को आदेश देती है कि डोगोक आने से पहले वो येजू को गाड़ी से कुचल दे। तभी डोगोक ये देख लेता है और बिना एक पल गवाए अपनी कार डोंगसू की कार से टकरा देता है ताकि वो येजू को बचा सके। वो दौड़कर येजू को गले लगाता है और स्वीकार करता है कि उसे डर था कि वो उसे फिर से खो देगा। येजू ये सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले वो कुछ पूछ नहीं पाती। पुलिस योंगी, डोंगसू और सुनजिन, जो नकली पेंटिंग वाले घोटाले में शामिल था, को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस स्टेशन में जेमी आती है और बताती है कि आग वाली घटना का केस फिर से खोला जाएगा। डोंगसू तुरंत महत्वपूर्ण सबूत देता है, एक रिकॉर्डिंग जिसमें योंगी खुद इस अपराध में शामिल होने की बात करती है। ये रिकॉर्डिंग उसके अपराध को पक्का साबित कर देती है। उसी समय जयवान आगे आकर बताता है कि वो सुनजन का बेटा है और योंगी ने उसके मरने का नाटक रचकर उसे छुपा दिया था ताकि पेंटिंग्स की कीमत बढ़ सके। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। बाद में येजू और डोगोक घर लौटते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि हालात अब उनके पक्ष में आने लगे हैं। लेकिन शांति के बीच येजू डोगोक के कलाई पर तारीखें देखती है और समझ जाती है कि दोनों की मौत एक ही दिन हुई थी। वो जवाब मांगती है और डोगोक स्वीकार करता है कि उसकी कार येजू की कार से टकराई थी जिससे दोनों की मौत हुई थी। ये सुनकर येजू भावनाओं से टूट जाती है और समझ नहीं पाती कि उसने ये बात क्यों छुपाई। वो खुद को दूर रखने का फैसला करती है। डोगोक हमेशा की तरह उसकी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और कहता है कि वो खुद चला जाएगा ताकि वो सुरक्षित रहे। इसी बीच जंग वुक को पता चलता है कि एक कर्मचारी की निर्माण कार्य से जुड़ी दुर्घटना में मौत हो गई है। वो कंपनी की ओर से मुआवजा देने की बात करता है, लेकिन जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। ये बात मैडम ली तक पहुंचती है और जंग वुक खुद को सही दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन डोगोक जल्द ही उसकी असलियत जान लेता है कि वो उस दुखी विधवा से कितना बुरा व्यवहार कर रहा है। ये जो अपनी भावनाओं से जूझते हुए जेमी से दिल की बात करती है। जेमी उसे नई दृष्टि देती है और उसे समझाती है कि डोगोक के डर को भी समझना जरूरी है। इससे प्रेरित होकर ये जो डोगोक को माफ करने का फैसला करती है। उधर जंगवुक और यूरा गर्भावस्था की खबर तेजा परिवार को देते हैं, जिससे मैडम ली और यान हुआ नाराज हो जाती हैं। ये जो डोगोक से मिलने जाती है, उसके लिए कपड़े छोड़ती है और कंपनी की स्थिति के बारे में पूछती है। डोगोक अपनी उलझन जताता है, कहता है कि अगर वो जांच जारी रखेगा तो कंपनी को नुकसान होगा। ये जो समझाती है कि चुप रहना किसी की मदद नहीं कर रहा, वो उससे कार्रवाई करने को कहती है। अगले दिन डोगोक जंगवुक की सेक्रेटरी से मिलता है और उस मृत कर्मचारी से जुड़े दस्तावेज देने को कहता है। वो पहले हिचकिचाती है, लेकिन बाद में उसकी मदद करने को तैयार हो जाती है। अपनी गलतियों को सुधारने के संकल्प में डोगोक मैडम ली और अपने पिता को पूरी सच्चाई बताता है और वो अतीत भी साझा करता है जिसे वो इतनी समय से छुपा रहा था। वो येजो को उसकी एक पेंटिंग भी दिखाता है जिसे वो लंबे समय से ढूंढ रही थी। मैडम ली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पूरी सच्चाई बताती है और जंगवुक के व्यवहार के लिए माफी मांगती है। इससे जंगवुक गिरफ्तार हो जाता है। डोगोक कपड़े लेने घर लौटता है और येजू को बताता है कि वो पहली बार उसे उसकी पेंटिंग के जरिए जानता था, लेकिन जब वे मिले तब वो सेह्योक की पत्नी थी। वो ये भी बताता है कि कैसे उसकी कार येजू की कार से टकराई थी और उसे ये बात हमेशा तकलीफ देती रही। डोगोक की सच्चाई और पछतावे को देखकर येजू का दिल पिघल जाता है और दोनों आंसुओं के साथ एक दूसरे को गले लगाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं और आखिरकार फैसला सुनाए जाने का दिन आ जाता है। इसी दौरान येजू को एक अप्रत्याशित खबर मिलती है, वो प्रेग्नेंट है। वो अपनी माँ से मिलने जाती है और वहीं ये बात कंफर्म होती है। थोड़ी देर बाद वो ये खुशखबरी डोगोक को भी देती है। दोनों भावनाओं से भर जाते हैं और इस नए अध्याय का स्वागत खुशी और प्यार के साथ करते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। बोन जे डोगोक को तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। वहाँ पहुंचकर डोगोक को पता चलता है कि जंगवुक जेल से रिहा हो चुका है। ये सुनते ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है और वो तुरंत येजू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घर की ओर भागता है। घर पहुंचकर उसका सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। येजू वहाँ नहीं है। जंगवुक, जो जेल से भाग चुका है, ने येजू का अपहरण कर लिया है। इसी समय बोन जे सीसीटीवी फुटेज की जांच करता है और हैरान रह जाता है कि जंगवुक का घायल पैर बिल्कुल ठीक है। वो तुरंत डोगोक को उसकी लोकेशन और रास्ता भेज देता है। तेजी से दौड़ती कार के अंदर
ये जो पीछे की सीट पर बंधी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे रस्सियों को ढीला करने में सफल हो जाती है बिना जंगबुक को कुछ पता चले। जैसे ही वो भागने की कोशिश करती है, डोगुक सामने आकर जंगबुक की कार को रोकने में सफल हो जाता है। डोगुक पहचान लेता है कि ये वही हाईवे है जहाँ पिछले जन्म में उसकी और येजू की मौत हुई थी। जैसे ही उसे मौका मिलता है, येजू जंगबुक की गर्दन पकड़कर उसे काबू में करने की कोशिश करती है। इससे पहले कि वो पूरी तरह जंगबुक को रोक पाती, डोगुक बीच में कूद पड़ता है और दोनों भाइयों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। लड़ाई के दौरान जंगबुक चाकू मारकर डोगुक को गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन डोगुक हार नहीं मानता। चोट के बावजूद वो दोबारा उठता है और जंगबुक पर जोरदार हमला करता है ताकि वो येजू को नुकसान न पहुंचा सके। इसी बीच वही ट्रक दिखाई देता है जिसने पिछले जन्म में उनकी जान ले ली थी, लेकिन इस बार उनके पास आते आते वो अचानक दिशा बदल देता है। येजू अपनी कलाई की तरफ देखती है और देखती है कि उसकी टाइमर वाली निशानी गायब हो चुकी है। इसका मतलब है कि पिछला चक्र खत्म हो गया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच जाती है और जंगबुक को वहीं गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन डोगुक की हालत बेहद गंभीर हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसे इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती किया जाता है। अगले कुछ दिनों तक डोगुक सर्जरी के बाद भी डॉक्टरों की सख्त निगरानी में रहता है। उसकी स्थिति नाजुक बनी रहती है। इसी बीच जंगबुक के पिता जेल में उससे मिलने जाते हैं और पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। जंगबुक अपने पिता को दोष देता है कि उन्होंने उसकी माँ को छोड़ दिया था। उसके पिता उसे एक पत्र देते हैं जिसमें सच लिखा होता है कि उसकी माँ ही उसे छोड़कर चली गई थी। जंगबुक के मानने से इनकार करता है और उसके पिता गुस्से में उसे त्याग कर चले जाते हैं। बाद में जंगबुक वो पत्र पढ़ता है और समझता है कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में था। अब यूरा की प्रेगनेंसी साफ दिखाई देने लगती है। जंगबुक के जेल में होने के बाद उसके पास रहने की भी कोई जगह नहीं रहती। होटल वाले भी उसे जंगबुक के कमरे से बाहर निकाल देते हैं। अंत में वो तेजा परिवार के घर पहुंचती है, उम्मीद करती है कि वे उसे और उसके बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। वहाँ मैडम ली और परिवार के बाकी लोगों से सुनते हैं, लेकिन मैडम ली उसके दावों पर भरोसा नहीं करती। वो कहती हैं कि बिना सबूत के बच्चा परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। वो यूरा को पितृत्व परीक्षण करवाने का आदेश देती हैं। अगर बच्चा सच में जंगबुक का हुआ तभी वो उसे स्वीकार करेंगी। कई महीने गुजरते हैं। आखिरकार डोगुक लंबी लड़ाई के बाद होश में आ जाता है। उसे जागता हुआ देखकर येजू को अपार राहत मिलती है। धीरे धीरे जीवन भी सामान्य होने लगता है। येजू का रिश्ता यानहुआ के साथ और मजबूत होता है और वो अपनी जैविक माँ जेमी से भी आखिरकार एक सच्चा समझदारी भरा रिश्ता स्थापित कर लेती है। शहर के एक और हिस्से में सी ह्यूक अपने घर लौटता है और अपने साथ एक महिला को भी लाता है। उसकी माँ जुक अपने बेटे को किसी के साथ बसता हुआ देखकर खुशी से झूम उठती है और मेहमान के लिए शानदार खाना तैयार करती है। वो पहले ही उनके भविष्य के सपने सजाने लगती है, लेकिन माहौल अचानक बदल जाता है जब यूरा वहाँ पहुँचती है और बेझिझक कहती है कि वो सी ह्यूक के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर सी ह्यूक की गर्लफ्रेंड सदमे में आकर गुस्से से घर छोड़कर चली जाती है। जुक भी फट पड़ती है। कुछ समय बाद सी ह्यूक यूरा से जवाब मांगता है। तभी यूरा सच का बम गिराती है कि बच्चा सच में सी ह्यूक का ही है। ये सुनते ही सी ह्यूक की दुनिया हिल जाती है और उसे समझ आता है कि उस एक गलत रात ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। मौसम के अंत तक खुशी आखिरकार येजू के जीवन में पूरी तरह बस जाती है। वो, डोगुक और उनकी नवजात बेटी एक साथ खूबसूरत पारिवारिक फोटो खिंचवाते हैं। एक ऐसा पल जिसके बारे में येजू ने कभी सिर्फ सपना देखा था। इस सुंदर सफर से प्रेरित होकर येजू अपने परिवार का एक चित्र बनाती है, अपने, डोगुक और अपनी बच्ची का। इस पेंटिंग के जरिए वो अपने नए जीवन, अपने प्यार और अपने परिवार को एक खूबसूरत शुरुआत देती है। आखिरकार येजू को वो परिवार और वो खुशी मिल जाती है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी और कहानी एक इमोशनल हैप्पी एंड पर पहुंचती है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।